एक तरफ तो भारत जो है वो न्यू क्वाड का हिस्सा बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तारड़ साहब इस वक्त सऊदी अरब के जो लैंड फोर्सेस चीफ हैं उन्होंने इंडिया का पहली दफा विजिट किया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि वो पाकिस्तान जिसने पूरी जिंदगी मुस्लिम उम्मा को रोक के रखा कि वो भारत के साथ ताल्लुकात ना बनाए और कश्मीर के ऊपर जो है वो खास किस्म की एक पोजीशन थी, ये जो विजिट है, जिस तरह आपको पता है जनरल नरवाने पिछले साल गए थे यूएई और सऊदी अरब का विजिट किया, और अभी सऊदीज का इंडिया आना, क्या आप समझते हैं कि सऊदी अरब और भारत के जो ताल्लुकात हैं ये पाकिस्तान पे कोई असरअंदाज हो सकते हैं और कश्मीर के मसले पे भी कोई असरअंदाज हो सकते हैं? बिल्कुल असरअंदाज, बल्कि हो रहे हैं असरअंदाज। उसकी वजह यह है कि मैं आपको यहाँ पे याद कराना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया और ओआईसी की जो पोजीशनिंग कश्मीर की थी, जब पाकिस्तान ने उस पर इजलास बुलाने की कोशिश की थी तो सऊदी अरेबिया ने बड़ा बुरा मनाया था। यहाँ पे मैं उस जो उनका ट्रिप है उसको इसके साथ भी कंपेयर करूंगा कि सऊदी अरेबिया इज गोइंग थ्रू मेजर रिफॉर्म्स। अपनी आइडियोलॉजी, अपनी उनकी पूरी इंटरनेशनल इमेजिंग, जिस तरीके से अपना वो झंडा तब्दील कर रहे हैं, अपना तराना तब्दील कर रहे हैं। आज एक नई खबर आई है कि उन्होंने हिजाब की पाबंदी भी खत्म कर दी है। उसी तवातर के साथ वो दुनिया के साथ नए रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी मैं ऐड करूंगा कि सऊदी अरेबिया डायरेक्ट ईरान से बातें भी कर रहा है, और उसकी वजह उसकी वजूहात कुछ इस तरह की हैं कि जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इस्लामिक कंट्रीज, एक तो वो इस्लामिक उम्मा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अब इस्लामिक ममालिक अपने मुआशी मफादात को मद्देनजर रखकर अपने रिलेशनशिप बना रहे हैं। भारत के साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब 370 कश्मीर का मसला था, जब पाकिस्तान अंगेज था पूरे तरीके से कश्मीर में, उस वक्त आपकी मिडल ईस्ट स्टेटें जो थी वो बुला के मोदी साहब को अपने हाईएस्ट अवार्ड देती रही। फिर उसके बाद दुबई ने जाके कश्मीर के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू कर दिए। तो इस वक्त पाकिस्तान उस चीज में अकेला तनहा होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि सारी दुनिया चीजें अपनी खोल रही है, ट्रेड की तरफ तवज्जो दे रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हर जहां खड़े होते हैं वो रियासत मदीना के गीत गाते हैं, और वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट लोगों को दे रहे हैं, और उसी का असर भी हो रहा है कि इस वक्त अगर आप देखें तो टीएलपी के जो मुआहदे हुए, जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब आ रहे हैं, तो हमारी डायरेक्शन कुछ और है, दुनिया की डायरेक्शन कुछ और है। हम जहां पे हरमैन शरीफैन समझते हैं, जो हमारे लिए बहुत मुकद्दस सरजमीन है, वो अपने आइडियोलॉजी चेंज करती जा रही है, और हम जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनी लग रहा है जिस तरह सोमालिया और अफगानिस्तान है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को भी चाहिए कि सिर्फ अपने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखकर अपनी फॉरेन पॉलिसी को एस्टैब्लिश करें, और अपने रिलेशनशिप भी उसी तरीके से दुनिया के साथ चलाएं। अभी तक जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से जो सिग्नल आ रहे हैं वो कंफ्यूजिंग है। कभी वो चाइना चले जाते हैं, कभी रशिया चले जाते हैं, कभी आईएमएफ के सामने उनकी शर्तें पूरी करते हैं। जिस तरह मैंने 2-3 इकदाम जिनके मैं फेवर में नहीं हूं, आज आईएमएफ को देखते हुए जो आपकी ओगरा आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उसको और कई और चीजें ऐसी की जा रही हैं जो कि सिर्फ नजर आ रहा है आईएमएफ का पैकेज रिसीव करने के लिए आपने अपनी खुद मुख्तारी को दांव पे लगा दिया। अच्छा तार साहब, ये बताएं कि जिस तरह सऊदी अरब जो है वो भारत को के पास, मैं उसे कहूंगा पास चले गए, क्योंकि अभी तो $100 बिलियन की मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए तो वो कह रहे थे $10 अरब की इन्वेस्टमेंट हम गवादर में करेंगे। भारत में जाके $100 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात की, और अभी ये लैंड फोर्सेस के चीफ चले गए। जरा इस मौके पे बात कीजिए कि जिस तरह इसराइल, यूएई, इंडिया और अमेरिका का जो एक नेक्सस बन रहा है, जिसे तारड़ साहब क्वाड 2 कहा जा रहा है, तो क्या मुस्लिम दुनिया से पाकिस्तान पे कोई प्रेशर आ सकता है इसराइल को रिकग्नाइज करने के हवाले से, या इस वक्त आप समझते हैं कि हम कितने, क्योंकि जितनी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, जैसे कि $3 अरब हमने सऊदी अरब से लिया हुआ है, यूएई ने हमारे पिछले दिनों वीजे बंद कर दिए थे, अगर ये जो आर्म ट्विस्टिंग है ये मिडिल ईस्टर्न ममालिक ने हमारी करनी शुरू कर दी, तो इसको किस तरह देखेंगे, और इसराइल के हवाले से हमें क्या प्रेशर आ सकता है? इस वक्त इसराइल की तरफ से काफी अरसे से प्रेशर है पाकिस्तान को कि उनके साथ सफारती रिलेशनशिप बनाए जाए, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट के ऑलमोस्ट सारे ममालिक जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं इसराइल के साथ रिलेशनशिप बनाने में। यहाँ पे मैं ये आपको थोड़ा सा रेफरेंस इस चीज का दूंगा कि पिछले दिनों में जब यमन से हुतियों ने अटैक किया यूएई को, तो उनको बचाने के लिए इसराइल सामने आ रहा है अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर। अब अगर आपके ये सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं तो मेरे ख्याल में अब वो दूर नहीं होगा कि आपके ऊपर मजीद प्रेशर आएगा इसराइल की तरफ से। और मैं जिस तरह बता रहा हूं कि पाकिस्तान को अपने मोरे जो है वो सही, अपने कार्ड सही खेलने पड़ेंगे, खेलने चाहिए, जिसका मुझे हमेशा इस चीज पे डाउट रहता है कि हमारी जो रूलिंग एलीट है उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट से डिफरेंट है।
उनके अपने जाती मफादात हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टियां हैं, उनके अपने बच्चे हैं। पाकिस्तान की सियासी पार्टियां देखें, मैं तो उनको सियासी पार्टियां नहीं कहता कि उनके अंदर अपना सियासी अमल ही नहीं है, वो तो फैमिली ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पाकिस्तान की तो अभी तक पाकिस्तान में कोई बात कर ही नहीं रहा कि पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा होगा, क्या अच्छा नहीं होगा, पाकिस्तान को कर्जे लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। लेकिन ये एक बात जरूर है कि इजराइल इस मिडल ईस्ट में और साउथ एशिया में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है, ट्रेड को बढ़ा रहा है और डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मुसलसल किए जा रहे हैं इन ममालिक के साथ, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा तार साहब, एक बात बताएं, ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देख रहे हैं कि भारत ने कुछ अरसे से अपने जो डिफेंस है उसके अंदर इंटरनली, जैसे कहते हैं ना, वो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। अब एक जो चीज़ बहुत सारे एनालिस्ट ने महसूस भी की और बहुत सारी जगहों पर लिखी जा रही है कि भारत उन मुसलमान ममालिक के साथ ताल्लुक करीब कर रहा है या उनके साथ बिजनेस वेंचर्स कर रहा है जिनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुक अच्छे थे। जिस तरह हमने सऊदी अरब की बात की, ये जो टर्की के बारे में कहा जा रहा है कि टर्की ने भारत ने टर्की से ड्रोन खरीदे हैं, सुना है वो ड्रोन और जगहों पे भी खरीदे जा रहे हैं। आप इस तरह का जो टर्की का जो कोऑपरेशन भारत के साथ है या ओवरऑल जो खित्ते में है या मुस्लिम उम्मा में, उसका क्या पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, इंडिया अपने आप को डिफेंस वाइज इतना स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, बल्कि कर चुका है वो इस तरीके से कि वो दुनिया को सामने शायद नजर आता है कि उनका सिर्फ चाइना के खिलाफ वो अपने आप को डिफेंस करने की पोजीशन में, लेकिन इनडायरेक्टली उसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। क्योंकि अगर देखा जाए, मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जो रशिया से उन्होंने S-400 लिया है, उसके बारे में उनका प्लान है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाए जाएंगे, पंजाब एरिया में। तो दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने राफेल से फ्रांस से राफेल खरीदे, S-400 लिया और उसके बाद ड्रोन लिए, जो मैं बल्कि अभी एक छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा हूं उन ड्रोन्स के बारे में, क्योंकि मुसलमान कंट्रीज के अंदर, और दूसरा टर्की की मैं समझता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसमें। बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान इज स्टेइंग बिहाइंड। अच्छा, उसमें जिस तरीके से भारत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि डिफेंस के लिहाज से जो देखा गया है, जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जब आप पढ़ते हैं, जब आप एक टेक्नोलॉजी बाय करते हैं, तो जाहिर है उन्होंने राफेल तैयारे खरीदे तो उसकी मेंटेनेंस तो इंडिया के अंदर होगी, तो वो फ्रांस ने उनको टेक्नोलॉजी उसके साथ ट्रांसफर की है। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि जब F-16 खरीदे गए थे तो साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को निगलेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से हमारे अक्सर F-16 जो है वो ग्राउंड रहते हैं, वो फ्लाई करने के काबिल नहीं होते, क्योंकि पार्ट्स अमेरिका से जाते हैं। तो एक इस तरह के हमारे माजी में भी गलतियां की गई हैं, आज भी गलतियां की जा रही हैं, और जब तक आप नेशनलिस्ट नहीं होंगे, आप फ्यूचर में भी गलतियां करते रहेंगे। अब मैं आना चाहता हूं कि टर्की के जो उन्होंने ड्रोन सिस्टम बनाया है TB2 एक ऐसा ड्रोन है जिसकी वजह से आजरबाईजान ने अपनी जंग जीती आजकल के दौर में, और यही 20 ड्रोन जो है यूक्रेन को दिए गए हैं। और इस ड्रोन की वजह से इस वक्त रशिया कोई सिर्फ वाहिद थ्रेट है यूक्रेन की तरफ से, तो वो 20 ड्रोन्स हैं। और यही टर्की, जिसके हमारे साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं, पाकिस्तान ने देख के उनके जो ड्रामा है, तो लेकिन वो ड्रामा आपको बेच गए हैं, ड्रोन उन्होंने भारत को दे दिए हैं। अब वो TB2 क्या है, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग चीज ये है कि TB2 जो उनका ड्रोन है, मैं बताना चाहूंगा कि वो टर्की के अंदर नहीं चीजें बनती, वो सिर्फ असेंबल होती हैं, वो सारे की सारी बाहर से इंपोर्ट करते हैं और वहां असेंबल करते हैं। अब मैं जो एक मैसेज इसके बाद देना चाहूंगा वो ये है कि हमारा हर बच्चा जो पढ़ता है, पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग करता है या MBBS करता है, वो कैनेडियन सिटीजनशिप ले लेता है, इमिग्रेशन करा लेता है, हमारा ब्रेन ड्रेन हो जाता है। और गवर्नमेंट जो है वो बार बार ये कहती है कि हम जॉबें क्रिएट कर रहे हैं, लोग भूख की वजह से वहां से भाग रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत ये कहती है कि हम इनको बाहर भेज रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम यहां आके बाहर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से जब पैसे वापस भेजते हैं, तो हमारी जो रूलिंग एलीट है उनकी प्रॉपर्टियां बाहर बनती हैं, उनकी बच्चों की ट्यूशन फीसें जाती हैं, तो वो इसी चीज में खुश हैं कि हमारे यहां से जो ब्रेन ड्रेन है ये बाहर जाके पैसे कमाए गुलामों की तरह, स्लेव्स की तरह, और हमें पैसे डॉलर पाकिस्तान में मिलते जाएं। जिस तरह खान साहब हमेशा कहते हैं कि, बल्कि मैं तो समझता हूं शौकत खानम हॉस्पिटल और PTI आदि की आदि, जो बल्कि 70% हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज के पैसे पे चली है,
लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए क्या किया जाता है, हमारी जायदादों पे वहां कब्जे होते हैं, हम वहां जाता है तो रिश्वत के रेट डबल हो जाते हैं। तो हम असल में हमारा एक सिस्टम ऐसा है कि जिसमें हमारी रूलिंग एलीट पाकिस्तानी खुद ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से जो कमाने वाले लोग हैं बाहर जाके तो गुलामों की तरह बना बना के पैसे तो डॉलर पाकिस्तान भेजें। लेकिन टर्की के लड़कों ने क्या किया, बच्चों ने, कि उन्होंने ये टेक्नोलॉजी टर्की के अंदर असेंबल की। अब उसकी सलाहियत देखें, जो TB2 उन्होंने मिसाइल बनाया है उसकी फ्लाइंग कैपेसिटी वो 25,000 फीट की बुलंदी पर उड़ता है। और मैं हैरान हो गया हूं कि वो स्पेस में से 12 मील के फासले तक फायर कर सकता है। और उसकी जो खूबसूरतियां मैं देखता रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, अभी मजीद उसके बारे में पढ़ रहा हूं कि वो जो अपने स्टेशन से जो पीछे बंदा बैठ के उसको ऑपरेट कर रहा होता है वो 185 मील पीछे बैठ के उसको ऑपरेट कर सकता है। और उसके पास 24 घंटे फजा में उड़ने की सलाहियत है उसकी। और जो सबसे ज्यादा खूबसूरती उसकी ये है कि उसको उड़ने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो किसी गाड़ी में से निकाल के किसी सड़क पर रखें और वहां से फ्लाई कर जाता है वो। लेकिन क्या ख्याल है, अगर टर्कश जो है वो, मेरा मकसद है अगर वो उनके बच्चे बैठ के टर्की में TB2 पर आके तो पूरी दुनिया को बेच सकते हैं, तो पाकिस्तान को क्या कमी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी रूलिंग एलीट जिनके अपने बच्चे सब बाहर पढ़ते हैं, बाहर प्रॉपर्टियां बनाते हैं, बाहर सेटल होते हैं, उनकी ये ख्वाहिश और उनका प्रोग्राम यही होता है कि गरीब का बच्चा यहां से बाहर जाए और कमा के पैसे पाकिस्तान भेजे और ये हलल्ले तलल्ले करें। अफसोस है कि नेशनलिज्म नहीं है। लेकिन टर्की का ये जो ड्रोन सिस्टम है, इट्स अमेजिंग और इट्स वंडरफुल और इट्स सो पॉपुलर इन द वर्ल्ड। दुनिया इसको एक थ्रेट और एक गेम चेंजर की नजर से देख रही है। अच्छा तार साहब, आपने ये बात की भारत जो है वो टर्की से भी ले रहा है ड्रोन्स और इसराइल से भी ले रहा है, HP हीरोन ड्रोन्स ले रहा है। अच्छा, इसमें जो आपने बात की कि हम जो है हमारी लीडरशिप क्या कर रही है, इस पे मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि अभी बिल गेट्स पाकिस्तान कल गए हुए थे और हमारी सारी लीडरशिप उनके सामने बैठी हुई थी। हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे, फेडरल मिनिस्टर बैठे हुए थे, क्योंकि वो पाकिस्तान को $200 मिलियन की पैसा दे रहे हैं, पॉवर्टी यानी कि गुर्बत खत्म करने के लिए पैसा दे रहे हैं, और वो पोलियो खत्म करने के लिए। तारड़ साहब, बिल गेट्स साहब तो मशहूर है माइक्रोसॉफ्ट की वजह से, तो तारड़ साहब ये पैसा माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाती वहां पे हमारे बच्चों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और वहां पे तरबियत करे हमारे बच्चों की। हमारी लीडरशिप जो है वो जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के जिन्होंने कंपनीज लगानी चाहिए थी उनको कह रही है कि वो पाकिस्तान में गुर्बत खत्म करें, तो क्या हमारी प्रायोरिटीज ठीक है? गुर्बत खत्म करने के लिए तो हमने बड़े 75 सालों में बड़े मुल्कों से मदद ली है, तो अब अभी हम कंपनीज तक पहुंच गए हैं और हम इनको ये क्यों नहीं कहते कि माइक्रोसॉफ्ट के अदारे बनाओ, इस्लामाबाद में कंपनीज बनाओ, पूरे साउथ एशिया में हमारे बच्चों को IT में एंगेज किया जाए? इस तरह क्यों हमारी लीडरशिप नहीं सोचती है? देखिए, मैं बिल गेट के पाकिस्तान जाने से बहुत शर्मिंदा हूं। उसकी वजह यह है कि उसकी अचीवमेंट माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन पाकिस्तान वो गया पोलियो के लिए। पोलियो सिर्फ दुनिया के चंद बहुत गरीब ममालिक में रह चुका है, पूरी दुनिया में से पोलियो खत्म हो चुका है। और अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि पोलियो को पाकिस्तान में इंटेंशनली रखा जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के कुछ प्रोग्राम हैं जिनमें मिलियंस के फंड अभी मौजूद हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि बिल गेट को देखा जाता है डॉलर की नजर से, टेक्नोलॉजी की नजर से नहीं देखा जाता। मैं आपको बेट कर देता हूं, मैं आपको शर्त लगा सकता हूं कि किसी हमारी रूलिंग एलीट में से किसी ने उनको नहीं कहा होगा जो आप कह रहे हैं कि वहां पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। उन्होंने उनसे पैसे मांगे होंगे, उनसे डॉलर लिए होंगे, और डॉलर अभी तक हो सकता है दुबई और लंदन पहुंच भी चुके हो। मैं शर्मिंदा था कि हम पाकिस्तानी अमेरिकन और हमारे पाकिस्तान में अभी तक पोलियो मौजूद है, और माइक्रोसॉफ्ट का हेड जो है, माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर है, वो पाकिस्तान बजाय टेक्नोलॉजी के वो पोलियो के लिए जा रहा है। मैं शर्मिंदा था इस बात में। लेकिन देखें, ये जिस तरह मैंने आपको अर्ज की है कि खान साहब को प्रायोरिटीज पता है। वो खान साहब हमेशा कहते थे कि मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूं, मुझे पता है यूरोप किस तरह ऑपरेट करता है। खान साहब इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इनकी तरफ तवज्जो दें। आपने तवज्जो कर्जों पे दी है, और कर्जे पाकिस्तान में नहीं रुकेंगे। आपसे पहले भी बहुत लोग लेकर आए कर्जे, वो किधर गए हैं कर्जे? सड़कें आपकी चाइनीज बनाते हैं, सड़कें आपकी कोरियन बनाते हैं, आपकी लेबर सारी मिडल ईस्ट में जलील हो रही है, आपकी लेबर सारी टर्की में जलील हो रही है, अमेरिका और कनाडा में जलील हो रहे हैं, और आपकी सड़कें जो हैं वो सारी चाइनीज और कोरियन बना रहे हैं। आपकी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है। आप एक रूलिंग एलीट के सामने आप मोहताज हैं। पाकिस्तान इज अ हॉस्टेज इन बिटवीन तकरीबन 2000 लोगों को। मैं हैरान हूं, अगले दिन मुझे अब सरप्राइज कि किस लोअर लेवल तक जा चुकी ये बीमारी है। इकरारुल हसन आपके जो पिछले दिनों जिन पे अटैक किया गया है,
उनके ऊपर जो 19 ग्रेड का अफसर जिसने खुद तशद्दुद किया, उसके बच्चे भी सुना है अमेरिका में रहते हैं। अगर 19 ग्रेड के आईबी के अफसर के बच्चे पाकिस्तान की आमदन पर अगर अमेरिका में रह रहे हैं, तो पाकिस्तान के बारे में दुआ खैर ही हो सकती है, और क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दुआ खैर ही हो सकती है। तार साहब ये बताइएगा कि एक तरफ आप अमेरिका में बैठे हुए हैं और अमेरिका जो है वो इस चीज़ से बड़ा परेशान है कि जो इमरान खान साहब जो है वो रूस जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नज़रें रूस पे लगी हुई हैं कि रूस जो है वो यूक्रेन पे हमला कर रहा है। इधर मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले अमेरिकी सदर और पूरा अमेरिकी मीडिया सिर्फ रूस की कवरेज कर रहा है। आप समझते हैं तारड़ साहब इस वक्त ये रशिया जाना इल टाइम डिसीजन है, इल टाइम्ड है, और इसका पाकिस्तान को बजाय इसके कि फायदा होने के नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे ताल्लुकात जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ मुनासिब नहीं है, और दूसरा ये है कि रशिया जाने से कोई हमें उस तरह, वो आपको पता है वो पैसे तो देते नहीं है जिस तरह वेस्टर्न ममालिक देते थे। तो ये खान साहब क्या अचीव करने जाएंगे वहां पे अगर हमें वेस्ट से कोई स्नब कर दिया गया तो? खान साहब वहां से सिर्फ पैसे लेने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वहां रशिया से और काजाकिस्तान दोनों से पैसे ले रहा है। और खान साहब मेरे ख्याल में पैसे देने के लिए, मैं कहता हूं आपको बांग्लादेश बुलाया तो आप वहां भी चले जाएंगे, को रशिया जाना कौन सी बड़ी बात है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करूंगा कि इल टाइमिंग है, टाइमिंग इज नॉट परफेक्ट। मुझे या पूरी दुनिया को या वाशिंगटन डीसी को नजर यही आता है कि खान साहब इन दिनों में जा रहे हैं अमेरिका को स्नब करने के लिए, क्योंकि इस वक्त अमेरिका इस हालत जंग में है रशिया के साथ। कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट रशिया और चाइना के खिलाफ, और आप अपने आहिस्ता आहिस्ता अपना ब्रिज जो है उनको खत्म गिराते जा रहे हैं, अपने जो दरवाजे और अपनी खिड़कियां वेस्टर्न रिलेशनशिप के साथ आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते जा रहे हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब वो किस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, सैंक्शंस के हवाले से, फेटअप के हवाले से, और जब खासकर रिपब्लिकन पार्टी आती है दोबारा वापस, तो क्योंकि इनको तहफ़्फ़ुज़ात है इस वक्त अमेरिका जख्मी इस लिहाज से कि अफगानिस्तान का जो जख्म है वो अभी काफ़ी टाइम लगेगा, और यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में एक खासकर ऐसा एक ग्रुप मौजूद है वो जो समझता है कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका की जो तजलील हुई है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि आपके अंदर से आवाज़ें भी ऐसी आई हैं, आपके लोगों ने दौरे किए काबुल के, आपकी नेशनल असम्बली में पाकिस्तान में जश्न मनाए गए, और यहाँ पे आपको अल्टीमेटली इनकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं कि आपने अफगानिस्तान में क्या रोल अदा किया है। यहाँ पे एक वाशिंगटन डीसी में एक ग्रुप है जो खासकर ये चाहता है कि पाकिस्तान इन चीज़ों के जवाब दे, और उस ग्रुप के पीछे एक और दूसरा ग्रुप है जो कि इंतहाई खतरनाक ग्रुप मैं समझता हूँ, जो पाकिस्तान उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करता, वो इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा है। यहाँ पे सेकंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन जो हैं वो इतना पावर में पेनिट्रेट कर चुके हैं कि आपकी सोचों से भी ज्यादा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस यहूदी लॉबी के बाद अगर वाशिंगटन डीसी में दूसरी लॉबी स्ट्रांग है तो वो इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल करूंगा आपसे, और वो ये है कि जो अमेरिका के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के लिए, टॉम वेस्ट साहब, उन्होंने कहा है कि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखें या पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करें। और दूसरी तरफ तारड़ साहब देखा जाए तो ये इंडियन मीडिया यहाँ पे और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो ये शोर मचा रहे हैं जैसे पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल के ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं और इस तरह नहीं होने वाला। अच्छा, इस सिचुएशन में बताएं कि ये जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूं कि अमेरिका ने हमारे साथ ये किया है कि वो टॉम वेस्ट लेवल तक बात कर रहे हैं, वेंडी शर्मन हमसे बात कर रही है, उन्होंने हमारे साथ ताल्लुक को डाउनग्रेड कर दिया है। तो तारड़ साहब, लुकिंग दिस रशियन विजिट, चाइनीज विजिट और अफगानिस्तान का फ्यूचर देखते हुए जो उन्होंने जो $7 अरब था उसको स्प्लिट कर दिया है, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान और अमेरिका ये है कि हम एक डाउनग्रेडेड रिलेशनशिप में चलेंगे और भारत जो है उसको वो उठा के वो ये कह रहे हैं कि हम भारत को तैयार करेंगे खित्ते की लीडरशिप देने के लिए। हम किस तरह की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो देख रहे हैं आप? देखिए, आप खुद अपने रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं, अपने चीजें खुद डिफाइन कर रहे हैं। मैं ये आप इसी तवसत रेफरेंस के साथ बात करना चाहूंगा कि चाइना में आपके पास सिर्फ ओलंपिक देखने की इनविटेशन थी, आपने उसको एक रंग देने की कोशिश की कि इट्स अ बायलैटरल ट्रिप। अब वहां पे अगर आपको एक लोअर लेवल का फॉरेन ऑफिस का बंदा रिसीव करता है तो अल्टीमेटली आपके स्टैचर तो टॉम वेस्ट और वेंडी शर्मन लेवल ही है आपका। चाइना भी तो उसी तरह ट्रीट कर रहा है आपको। रशिया आपको पता नहीं पूरे तरीके से उन्होंने बुलाया या नहीं बुलाया, लेकिन आप वहां पे जा रहे हैं।
तो वो आपसे क्या, आपके साथ आप खुद जब आप चाइना में चले गए, जिस तरह के लोगों ने खान साहब को वहां रिसीव किया, उसी तरह के लोग अमेरिका में आपको डील करेंगे। और दूसरा, एक सबसे बड़ी बात जो गलत पाकिस्तान में तासर दिया जाता है कि पाकिस्तान को हमेशा कंपेयर किया जाता है भारत के साथ। ये बिल्कुल ज्यादती होगी। उसकी वजह यह है, भारत कस्टमर है, आप फकीर हैं, आप मांगते हैं वो चीजें, वो पार्टनर है, आप पैसे मांगते हैं। आपके रिलेशनशिप, आप किसी मुल्क के साथ रिलेशनशिप को रिलेशनशिप नहीं समझते जब तक वो डॉलर ना दे। नहीं, मैं फैक्ट कह रहा हूं। अगर पाकिस्तान, अगर अमेरिका आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहता है तो आपकी तरफ से पहली चीज ये आएगी कि हमें डॉलर दें तो रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। अगर वो आपके साथ कल्चरल रिलेशनशिप बनाना चाहें, वो आपके साथ ट्रेड करना चाहें या कोई और इस तरह के रिलेशनशिप बनाना चाहें, तो आप उन रिलेशनशिप को रिलेशनशिप समझते ही नहीं है। आपकी नजर में रिलेशनशिप जो है, दे आर बेस्ड ऑन डॉलर्स। ये एक तासर चेंज करना चाहिए, और तभी होगा जब लोग पाकिस्तान में पाकिस्तानी लीडर हों। आपके पास अभी तक तो सारे इंपॉर्टेंट आपके लीडर हैं, वो बाहर से जाते हैं, डॉलरों में तनख्वाह लेते हैं, वापस आ जाते हैं। जिस तरह अभी आप देख ले, आपकी हर कैबिनेट बाहर से गई, हर कैबिनेट, और उनमें कोई टेक्नोक्रेट नहीं होते, उसमें तो अल्लाह तल्ले मेरे जैसे दोस्त होते हैं जिनके पास कोई खास स्किल ही नहीं है। बिजनेसमैन होते हैं मेजॉरिटी के। अपने यहाँ पे वो मेरी तरह यहाँ पे अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं, वो सिर्फ बारबेक्यू करते हैं, बड़े लीडरों की गाड़ियां चलाते हैं, तो कैबिनेट में झंडे वाली गाड़ी मिल जाती है, चाहे बेमहकमा हो। मैंने पहली दफा जिंदगी में सुन के हैरान हो गया था कि वजीर बेमहकमा, कि वजीर का महकमा ही कोई नहीं है, और गवर्नमेंट उसको 2800 सीसी की गाड़ी देती है झंडे के साथ, और उसका काम है सारे दिन दोस्तों को लेकर फिरना। मैं हैरान होता रहा हूं, किसी मुल्क के अंदर आज तक मैंने किसी कैबिनेट में ऐसा वजीर नहीं देखा जिसका महकमा ही कोई नहीं। ये सिर्फ रियासत मदीना में पॉसिबल है, किसी और सिविलाइज मुल्क में तो पॉसिबल नहीं है। देखे खान साहब ने किस तरीके से, अल्लाह ताला माफी दे, रियासत मदीना के नाम को किस तरीके से उन्होंने, मेरे मुझ से एक पिक्चर ऐसी पोर्ट्रे कर दी है कि नौज बिल्ला कितनी मुकद्दस जगह को किस तरीके से वो करते हैं चीजें, कि उन्होंने कहा जी मैं रियासत मदीना का ठेकेदार हूं अब, और वो खराबी की तरफ जा रही मुसलसल दिन बाय दिन। 12.5 रुपए आपका पेट्रोल बढ़ा है, एक फ्लड ऑफ जो वो आ रहा है वहां पे महंगाई का। और खान साहब बार बार कहते हैं कि मेरे दौर के अंदर लोगों ने पैसे बहुत बनाए हैं। हाँ, 2 नंबर का पैसा लोगों ने बहुत बनाया, ठेकेदार बहुत, खान साहब कहते हैं जी हाउसिंग वाले बना गए, और जो 2 नंबर पैसा तो बहुत ज्यादा आज का नहीं है, वो तो शुरू से बन रहा है। लेकिन इसमें खान साहब का क्या कमाल है? मजा तो तब है ना कि लोगों को खाद मिले। आज खाद नहीं मिल रही बात, खान साहब बल्कि मंडी बहुत दिन गए वहां पे, तो खाद बल्कि अगले को वहां पे जिम्मेदारों को जाके क्या देकर आए लाली पावर उनको, वहां पे तो खाद जो है नापैत है, ब्लैक में बिक रही है खाद। तो असल में ये एक इंडिया के साथ, भारत के साथ अपने आप को कंपेयर आप तब करें जब आप कर्जे लेना बंद करें। हाँ, ये भारत के साथ ये जरूर कंपेयर करें कि उनका करप्शन इंडेक्स में नंबर 85 है, साइज में आपसे 6 गुना ज्यादा बड़े हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर करप्शन का पैसा आपसे निस्बतन कम है उनका वहां पे, उससे कंपेयर करें आप उनके साथ कंपेयर करते हैं कि दुनिया के साथ रिलेशनशिप किस तरह है, तो वो लोगों से त्यारे लेते